स्टूडेंट्स, मैं कोमल कश्यप भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत एडजॉर्प्शन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो एडजॉर्प्शन जो है उसको जानने से पहले हम ये जान लें कि सरफेस क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं सरफेस यानी पृष्ठ के ऊपर होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के बारे में। तो देखिए, सरफेस क्या होता है। मान लिया ये एक पदार्थ है, ठीक है। इसके जो ऊपर का भाग है, ये वाला, इसके जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं सरफेस या सतह है। और इस पदार्थ के जो ये अंदर का भाग है इसको बोलते हैं बल्क या स्थूल। इसको बोलते हैं बल्क या स्थूल। तो हम जो अध्ययन करेंगे किसी भी पदार्थ के सरफेस यानी सतह पर होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के बारे में। अब जो सरफेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि कोई भी सरफेस या कोई भी सतह उस तल को दर्शाती है जहाँ पे ऐसे बहुत से बिंदु स्थित हों जहाँ से एक फेज़ ख़त्म हो और दूसरी फेज़ क्या हो, शुरू हो जाए। जैसे कि ये पदार्थ है, इसके इस भाग में ये जो सरफेस है यहाँ तक एक फेज़ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, एक प्रवस्था ख़त्म हो रही है और इससे जो ऊपर है दूसरी फेज़ शुरू हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सरफेस। तो इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के बारे में। अब अधिशोषण एक सरफेस फिनोमेनन है यानी एक पृष्ठ प्रक्रिया है, ठीक है। तो अधिशोषण क्या होता है ये जानने पहले, यानी जैसे कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर यदि कोई अन्य पदार्थ आकर इकट्ठा हो जाए या चिपक जाए तो इस पूरी घटना को कहते हैं अधिशोषण। अब जैसे कि एग्जांपल ले लें, जैसे कि कमरे में या कोई भी टेबल रखी है, जैसे कि ये मार्कर ही है, यदि इसके ऊपर कोई डस्ट आकर चिपक जाए, ठीक है, तो जो ये मार्कर है इसकी ऊपरी सतह पे डस्ट आकर क्या हो गई, चिपक गई। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझ लेंगे। मान लिया जैसे एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि छाता यानी अम्ब्रेला होता है को बारिश में लेकर जाते हैं, तो बारिश जो छाते के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो जो बारिश का पानी होता है वो छाते के ऊपरी सतह होता है, छाते के अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अधिशोषण। या मान लिया कि कोई डस्टर है, यदि हम ब्लैक बोर्ड पे वाइट चौक से लिखते हैं और डस्टर से उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, तो जो चौक होती है उस डस्टर के ऊपरी सतह पे क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, उसके अंदर तक अवशोषित नहीं होती। तो इस तरह से एक पदार्थ के ऊपरी सतह पे जो दूसरा पदार्थ आकर क्या हो जाए, चिपक जाए, तो इस पूरी घटना को कहते हैं अधिशोषण। अब अधिशोषण के अंतर्गत आता है एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट। अब ये क्या होता है ये भी समझ लें। मान लिया कोई पदार्थ है और इसके ऊपर एक अन्य पदार्थ के पार्टिकल्स आकर चिपक जाएं, यानी जिस पदार्थ की सतह पे कोई दूसरे पदार्थ के पार्टिकल आकर चिपकते हैं तो उस पदार्थ को कहते हैं एडजोर्बेंट। क्या कहते हैं, एडजोर्बेंट। क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, अधिशोषक। और जिस पदार्थ के पार्टिकल आकर चिपकते हैं किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर उसको बोलते हैं एडजोर्बेट। एडजोर्बेट या इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोष्य। एक बार फिर समझ लेंगे कि जैसे कि कोई पदार्थ है उसकी सतह पे कोई दूसरा पदार्थ आकर चिपकता है तो उस पदार्थ की सतह को बोलते हैं एडजोर्बेंट या अधिशोषक। और जिस पदार्थ के पार्टिकल आकर उस पदार्थ की सतह पर चिपकते हैं, यानी जिस पदार्थ के पार्टिकल चिपकते हैं उस पदार्थ को बोलते हैं एडजोर्बेट यानी अधिशोष्य। इसके बाद इसमें आता है
डिसॉर्प्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं विशोषण। विशोषण में नाम से ही पता लग रहा है कि जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर कोई दूसरा पदार्थ आकर क्या हो जाता है, चिपक जाए, और हम उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्या कर दें, हटा दें, तो इस क्रिया को कहते हैं डिसॉर्प्शन। मान लिया हम डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे साफ़ करते हैं चौक को, है ना, तो चौक जो है डस्टर की ऊपरी सतह पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो जब हम उसे डस्टर को झाड़ते हैं तो डस्टर की ऊपरी सतह से जो चौक है वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो यानी हमने जो चौक एक अधिशोष्य है उसको यानी डस्टर एक अधिशोषक से क्या कर दिया, हटा दिया, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, विशोषण या डिसॉर्प्शन कहेंगे। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाए तो दूसरा पदार्थ जो है उस पदार्थ के अंतर्गत क्या हो जाए, उसके पूरे जालक में फैल जाए, तो इस घटना को कहते हैं अवशोषण। मान लिया एक स्पंज होता है ना, फोम के तरीके का होता है, उसको आपने पानी में डुबोया, ठीक है, तो जो स्पंज है उसके अंतर्गत जो पानी है वो पूरे जालक में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे समझ लेंगे, जैसे ये एक पदार्थ है, ठीक है, और बाहर से कोई भी पार्टिकल आए, है ना, और इसके अंदर यानी इसके इंटीरियर फेज में वो चले गए, ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। यानी इसमें ये जो बाह्य है ये क्या है, ये एडजोर्बेंट, और जो एडजोर्बेट है वो पदार्थ के इंटीरियर यानी स्थूल भाग में क्या कर गए, प्रवेश कर गए, इसको क्या बोलेंगे, एडजोर्बेट। और इस पूरे प्रक्रम को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। जब किसी पदार्थ यानी अधिशोषक के इंटीरियर फेस में कोई दूसरा पदार्थ आकर उसके पूरे जालक में फैल जाए तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीज़न ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी जो अधिशोषण की क्रिया होती है उसका क्या कारण है। रीज़न ऑफ एडजॉर्प्शन, किसी भी पदार्थ की सतह पे जो एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है वो होती है किसी ठोस या द्रव की सतह पर असंतुलित आणविक बल के कारण। ठीक है, अब जो असंतुलित आणविक बल है वो क्या होता है, अब ये जानेंगे। मान लिया कोई पात्र है और इसके अंदर कोई अधिशोषक है, ठीक है, अब अधिशोषक के अंदर भी पार्टिकल्स हैं यानी कण हैं, और अधिशोषक की इस सतह पर भी क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो अधिशोषक के जो इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें चारों दिशाओं में समान मात्रा में आकर्षण बल लगता है, यानी जो इंटीरियर फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें समान संतुलित बल कार्य करता है। लेकिन जो इसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है अब इसमें चारों दिशाओं में समान आकर्षण बल कार्य नहीं करता। कैसे, जो सतह पे पार्टिकल हैं इसके केवल दाएं बाएं और नीचे की साइड ही जो दूसरे अणु होते हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन जो इसकी ऊपर वाली सतह है इस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है जो इस पे आकर्षण बल लगाए, तो इसलिए जो सतह पे जो कण होते हैं उन पर असंतुलित आणविक बल कार्य करता है। तो जो सतह वाले पार्टिकल होते हैं अपनी असंतुलित अवस्था को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, अपनी सतह के संपर्क में आने वाले जो अन्य पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अपने असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी क्रिया में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सतह पे आके क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जो अधिशोषण की क्रिया होती है वो सतह पर जो कण होते हैं उन पर असंतुलित आणविक बल के कारण होता है। तो ये था रीज़न ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का कारण। इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी जो अधिशोषण है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण। अब इसका पहला पॉइंट है आकर्षण बल, यानी जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें जो अधिशोषक और जो अधिशोष्य होता है उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। अब मान लिया जैसे कि कमरे में टेबल या कोई चेयर रखी है उस पे आके डस्ट चिपक जाए। मान लिया ये एक टेबल है और इस पे आके डस्ट के पार्टिकल क्या हो जाएं, चिपक जाएं। तो यदि हम डस्ट को किसी कपड़े से या अपने हाथ से ही साफ़ करें तो वो जो डस्ट है वो तुरंत क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं और जो टेबल की जो सतह है उसके बीच कमज़ोर बल यानी दुर्बल बल कार्य करता है। तो इस तरह से जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें अधिशोषक और अधिशोषण के बीच जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है। अब रासायनिक अधिशोषण यानी केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें जो आकर्षण बल है वो होते हैं प्रबल। कैसे होते हैं? प्रबल। यानी इसमें जो अधिशोषक है और अधिशोष्य के बीच जो बल कार्य करता है वो प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है? जैसे कि मान लिया कोई धातु है यानी एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके सतह पे आके जो ऑक्सीजन है इसके मॉलिक्यूल चिपकते हैं, है ना, और ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम से क्रिया करके क्या बना ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अब कोई चांस नहीं है ऐसा कि हम ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से आसानी से क्या कर दें, अलग कर दें। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम से रासायनिक क्रिया करके रासायनिक बंध बनाती है। और रासायनिक बंध कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। तो इस तरह से जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषण और अधिशोष्य के बीच कैसे बल होते हैं? प्रबल बल होते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है विशिष्टता, यानी जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें विशिष्टता नहीं होती। विशिष्टता का मतलब है कि इसमें कोई भी अधिशोष्य किसी भी अधिशोषक पर आकर चिपक सकता है। अब मान लिया जैसे कि डस्ट है, अब डस्ट को ये तो नहीं पता कि मुझे किस पदार्थ पे चिपकना है, वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। वो टेबल पर भी आके चिपकती है, वो बोर्ड पे भी आके चिपकेगी, वो मार्कर पे भी आके चिपकेगी, वो कहीं भी आकर चिपक जाएगी। तो इसलिए जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें किसी प्रकार की कोई विशिष्टता नहीं होती। अब जो केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें विशिष्टता होती है। विशिष्टता का मतलब है जब कोई स्पेसिफिक एडजॉर्बेट किसी स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके चिपकेगा तो ही रासायनिक अधिशोषण होगा। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि एल्यूमिनियम धातु है, इसकी सतह पे ऑक्सीजन क्या है, एक अधिशोष्य है, वो आकर चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम से आके क्रिया करता है और रासायनिक बंध बनाता है। अब आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर से क्रिया नहीं करता, तो इसलिए जो कॉपर है वो एल्यूमिनियम की सतह पे आके नहीं चिपकेगा। तो इसलिए जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें जब कोई स्पेसिफिक अधिशोष्य किसी स्पेसिफिक अधिशोषक के संपर्क में आएगा तो ही रासायनिक अधिशोषण होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट है उत्क्रमणीय, या इसको रिवर्सिबल बोलते हैं इंग्लिश में। उत्क्रमणीय का मतलब होता है उल्टा होना, मतलब कि जैसे दो पदार्थ आपस में क्या हो, जुड़ते हैं, यानी कंबाइन हो और उनको आसानी से क्या हटा दिया जाए, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। तो जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड पे आपने मार्कर से लिखा या ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा, उसको यदि आप साफ़ करते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाती है, हट जाती है, और फिर दोबारा आप उस बोर्ड पर चौक से या मार्कर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है,
कि चौक बोर्ड पर लिख भी रही है और वो तुरंत हटा दे यदि, तो वो साफ़ भी हो जाती है। तो इस तरह से भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट है केमिकल एडजॉर्प्शन में अनुत्क्रमणीय, यानी जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो अनुत्क्रमणीय होता है। यदि दो पदार्थ आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अभी जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एल्यूमिनियम धातु से आके ऑक्सीजन क्या चिपक जाती है, तो ऐसे बहुत ही कम चांस है या चांस ही नहीं होता कि ऑक्सीजन को हम एल्यूमिनियम से क्या कर दें, हटा दें। तो इस तरह से क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में कैसी प्रक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा से। ठीक है। और इसमें आप ये बात समझेंगे कि जब कोई अधिशोषक है ना, किसी अधिशोषक की सतह से कोई अधिशोष्य आकर चिपकता है, यदि उनके बीच दुर्बल बल है, ठीक है, यानी आकर्षण बल क्या है, कम है, तो उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, है ना। कि जैसे कि ये टेबल है, टेबल की सतह से डस्ट के पार्टिकल आकर चिपकते हैं, तो यदि हम डस्ट को हटा दें तो ये तुरंत क्या होगी, हट जाएगी, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं और टेबल की जो सतह है उसके बीच जो आकर्षण बल क्या है, वो दुर्बल है ना, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें जो एंथैल्पी का मान होगा वो लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। अब इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन में भी फोर्थ पॉइंट एंथैल्पी का है। अब आप जानते हैं कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसमें जो अधिशोषक होता है उसकी सतह से जो अधिशोष्य आके क्या होता है, जुड़ता है, वो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ता है, और रासायनिक बंध के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से रासायनिक अधिशोषण में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो अधिक मात्रा में होती है, किसकी अपेक्षा, फिजिकल एडजॉर्प्शन की अपेक्षा। लगभग कितनी, 20 से 240 किलो जूल पर मोल। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट है निम्न तापमान सहायक। इसका मतलब है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें निम्न तापमान सहायक होता है। अब कैसे, मान लिया कोई अधिशोषक है, उसकी सतह है ना, उस पर कोई गैस आके चिपकती है और वो क्या हो जाए, वो लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है। यदि कोई गैस लिक्विड स्टेट में आ जाए और हम उसे टेम्परेचर दें, यानी उसका टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा दें, तो गैस किस अवस्था में चेंज हो जाएगी, गैसेस अवस्था में प्रदर्शित हो जाएगी चेंज। ठीक है। तो अधिशोषण क्या होगा, कब होगा। और यदि उसका टेम्परेचर हम क्या करें, लो करें, उसको टेम्परेचर कम दें, तो जो गैस होगी वो कौन सी अवस्था में रहेगी, वो द्रवणीय अवस्था में रहेगी, तो उसका अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। तो बौद्धिक अधिशोषण को अधिक करने के लिए निम्न तापमान सहायक होता है। अब केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, उच्च तापमान सहायक, है ना, यानी जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो बंध बनता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है ना। तो आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अधिकतर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको होने के लिए उच्च तापमान सहायक होता है। अब इसमें 6 पॉइंट है पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो पॉइंट है ये दोनों में सेम है। अब कैसे, कि पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी भी पदार्थ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो जितना अधिक होगा, रासायनिक और भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। कैसे, अब ये देखेंगे, मान लिया एक पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और दूसरे पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, तो जो ये वाला पदार्थ है इसकी जो सरफेस है वो क्या है, कम है, तो इस पर कम पार्टिकल आकर क्या होंगे, चिपकेंगे, और जो दूसरा पदार्थ है उसकी सरफेस क्या है, बड़ी है, तो इस पर जो अधिशोष्य के जो कण आएंगे वो अधिक चिपकेंगे, यानी अधिक मात्रा में अधिशोषित होंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बड़ा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होगा अधिशोषण उतना ही कम होगा। यही पॉइंट केमिकल एडजॉर्प्शन में भी सेम है। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा रासायनिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होगा रासायनिक अधिशोषण उतना ही कम होगा। अब इसमें 7th पॉइंट है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो भौतिक अधिशोषण है
उसमें एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो कम होती है। अब आपको पता है किसी भी रासायनिक क्रिया को होने के लिए एक्टिवेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन अभी आपने इसमें पढ़ा कि जो भौतिक अधिशोषण है इसमें कोई रासायनिक बंध नहीं बनता, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, तो इसलिए भौतिक जो अधिशोषण है उसको करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कम होती है। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक क्रिया को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी आपने इसमें पढ़ा कि जो इसमें आकर्षण बल कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। मीन्स जब कोई अधिशोष्य किसी अधिशोषक की सतह पे क्या आकर चिपकता है तो उसके बीच रासायनिक क्रिया होती है, यानी रासायनिक बंध बनते हैं, है ना। तो रासायनिक क्रिया को पूरा करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अधिक होती है, किसकी तुलना में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तुलना में। अब इसमें 8वां पॉइंट है अधिशोषक परत की मोटाई, यानी जो इसमें अधिशोषक परत होता है वो कैसी होती है, बहुपर्तीय। अब कैसे बहुपर्तीय होती है ये समझ लेंगे। जैसे एक पदार्थ है, ठीक है, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। कोई भी पदार्थ है, ये इसकी सरफेस है, इस पर कोई पार्टिकल आकर चिपकता है ना। क्योंकि आपने इसमें पढ़ा कि इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, तो ये पहली परत बन गई, ठीक है। अब जो दूसरे पार्टिकल आएंगे, क्योंकि उसे रासायनिक क्रिया तो करनी नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल इस परत के ऊपर आकर चिपक जाएंगे, है ना। और जब और पार्टिकल्स आएंगे वो इसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें जो अधिशोषक है उसकी परत कैसी होती है, बहुपर्तीय। मतलब इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत जमा होती चली जाती है। अब जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें जो अधिशोषक परत की मोटाई होती है वो एकल परतीय, मतलब कि जैसे अधिशोषक है, ठीक है, इस पर कोई अधिशोष्य आके चिपका। आपने इसमें पढ़ा है कि इसमें विशिष्टता होती है, यानी कोई जब स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट किसी स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट पे आके चिपकता है तो उसके बीच में रासायनिक क्रिया होती है ना। जैसे कि आपने इससे पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो एल्यूमिनियम है उसकी सतह से आके चिपकता क्या है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आकर चिपकते हैं। तो अब इन दोनों के बीच तो क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो जब ऑक्सीजन के दूसरे पार्टिकल्स आएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे, यानी उसको क्रिया करने के लिए एल्यूमिनियम की सतह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो दूसरे ऑक्सीजन के पार्टिकल आएंगे वो ऑक्सीजन की इस परत के ऊपर आकर नहीं चिपकेंगे, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो इसलिए जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें अधिशोषक परत की मोटाई कैसी होती है, एकल परतीय, इसमें केवल एक ही परत होती है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण के अनुप्रयोग। यानी जो अधिशोषण होते हैं, जो उसकी प्रक्रिया होती है, हमारी डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। जैसे कि चीनी को रंगहीन करने में, किसी चीनी को रंगहीन करने में, ठीक है। अब आपको पता है कि जो चीनी आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो कैसी होती है, वो कलरलेस होती है या वाइट से कलर की कह दो, है ना। लेकिन जो उद्योगों से जो चीनी प्राप्त होती है उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है ना। तो इम्प्योरिटीज़ के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का ब्राउनिश सा हो जाता है, ठीक। तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि जो चीनी होती है उसको चारकोल के अंदर प्रवाहित करते हैं। अब चारकोल क्या होता है, चारकोल ऐसा पदार्थ होता है, ये हड्डियों का भी बनता है, या नारियल का चारकोल भी होता है ना। तो ये अपनी सतह पे क्या करता है, जो चीनी में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा।
जिससे हमें चीनी कैसी प्राप्त हो जाएगी, रंगहीन यानी कलरलेस चीनी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा है इसमें जल को मृदु करने में, जल को मृदु करने में, यानी जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने में भी एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है। अब कैसे, यानी जो कठोर जल होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स होते हैं जिनको हमें अलग करना होता है। किस क्रिया के द्वारा, एडजॉर्प्शन के द्वारा। तो जल को मृदु करने के लिए क्या करते हैं, उसको जियोलाइट, यानी जियोलाइट का फॉर्मूला होता है Na2Z, या Z की जगह यहाँ पे होता है Al2Si2O8.XH2O, ये होता है जियोलाइट। ठीक है, यानी जियोलाइट में से उसको क्या करते हैं, कठोर जल को प्रवाहित करते हैं। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं उनकी अशुद्धियाँ जियोलाइट की सतह पर क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से जल को मृदु करने में भी अधिशोषण सहायक होता है। इसके बाद है इसमें तीसरा पॉइंट है बीमारी के उपचार में, बीमारी के उपचार में। अब बीमारी के उपचार में अधिशोषण कैसे होता है, मान लिया किसी को कहीं चोट लग जाए तो उस पर जो डॉक्टर होता है क्या, मरहम लगाता है। ठीक है, तो जो मरहम होता है उस चोट पर यानी उस घाव पर उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, यानी अपनी सतह पे उनको अधिशोषित कर लेगा और घाव या उसको ठीक करने में सहायता करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनार्द्र वातावरण उत्पन्न करने में, अनार्द्र वातावरण उत्पन्न करने में। अब अनार्द्र वातावरण क्या होता है, यानी ऐसा वातावरण जिसमें नमी क्या हो, अनुपस्थित हो। यानी कुछ ऐसे यंत्र होते हैं या उपकरण होते हैं जो नमी पाने पर यूज़लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको यूज़फुल बनाने के लिए क्या करना होता है कि उन्हें नमी मुक्त करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे उपकरणों में हम सिलिका जेल या एलुमिना, ठीक है, उनके पैकेट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो सिलिका जेल या एलुमिना है वो अपनी सतह पर नमी को या जलवाष्प को क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी। ठीक है, और ऐसे नमी युक्त जो उपकरण होते हैं उनको यूज़फुल बनाने में सहायता करती है। इसके बाद आता है इसमें गैस मास्क में, पांचवा है इसमें गैस मास्क में। अब गैस मास्क का प्रयोग कब करते हैं, आपको पता है, यानी जब वातावरण में क्या हो, बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ किस तरीके की, यानी जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारी विषैली गैस हो, जैसे मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं वो सारी गैसें भी हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो उन विषैली गैसों से बचने के लिए क्या करते हैं, गैस मास्क का प्रयोग करते हैं। जो गैस मास्क होता है उसमें चारकोल भरा होता है। तो जो चारकोल होता है वो इन विषैली गैसों को क्या करता है, अपने सतह पे अधिशोषित कर लेता है और शुद्ध वायु को हमारे सांस लेने के लिए हमें देता है, यानी विषैली गैस से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इस तरह से आपने पढ़े एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।